हम लोग अपने हॉस्पिटल के प्रांगण में 75वां गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस साल 15 अगस्त से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उसी कड़ी का जो है ये गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन आगे बढ़ रहा है। जैसा आपको पता होगा कि गणतंत्र दिवस के दिन जो भारत का संविधान था, जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसको अपनाया गया था, लागू किया गया था। और भारत का संविधान, जैसा आपको पता है कि माननीय अम्बेडकर जी वो इस कमेटी के चेयरमैन थे और उनके साथ में 7 सदस्यों की कमेटी थी। और भारत के संविधान को बनाने के लिए, लिखने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इसको 26 नवंबर 1949 को इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास किया था, जिसको कहते हैं अडॉप्ट किया था। और आज के दिन 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। जो भारत का संविधान है, इसमें जो प्रस्तावना है इसका, जिसको प्रियम्बल कहते हैं, वो संविधान की आत्मा आप कह सकते हैं। और जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया इज ए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू सिक्योर जस्टिस, जिसको न्याय कहते हैं, लिबर्टी, आजादी एंड इक्वालिटी, बराबरी देने के लिए सारे सिटीजन्स को, एंड टू प्रमोट फ्रेटर्निटी, टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। मतलब संविधान का जो प्रस्तावना है, इसमें सोवरेन स्टेट की बात की गई है, सेक्युलर स्टेट की बात की गई है, सोशलिस्ट, जिसको समाजवादी कहते हैं, उसकी बात की गई है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। 3 चीजें क्या क्या देना है इससे? न्याय, आजादी और बराबरी का अधिकार। सारे सिटीजन्स को, जितने भी सिटीजन्स हैं, भारत के नागरिक हैं, उनको यह अधिकार प्राप्त होता है इससे। और इसलिए सब किया जा रहा है ताकि भारत की एकता और इंटीग्रिटी बनी रहे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके बाद, इसका जो भाग 3 है, जिसको पार्ट 3 बोलते हैं, उसमें मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। और जो ओरिजिनल संविधान है उसमें 7 अधिकार थे। उन अधिकारों में अगर आप बात करेंगे तो समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, आजादी का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो एक्सप्लॉइट करते थे कि भाई आपको जो है किसी भी बंधुआ मजदूरी कराना, उस टाइप का जो एक्सप्लॉयटेशन था। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसको पालन कर सकते हैं। मतलब इस देश का कोई अपना जो है धर्म नहीं माना जा रहा है कि हम इसी धर्म को मान रहे हैं। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, 5वां राइट है कि अपनी कल्चर को फॉलो करने का, और किसी भी टाइप की जो कोई भी आप एजुकेशन लेना चाहते हैं, वो एजुकेशन का अधिकार इसमें दिया गया था। एंड जो एक अधिकार था, छोटा अधिकार था इसमें, राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसको कि बाद में जो है अमेंडमेंट करके हटा दिया गया और इसको मौलिक अधिकार से हटा करके और कानूनन अधिकार बना दिया गया, ताकि जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होती है देश के अंदर, उसके अंदर कोई भी जो है रोड़ा ना अटके और कोई भी डेवलपमेंट विकास की जो योजना है वो सीधे तरीके से चलती है। जो आखिरी अधिकार था इसमें, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन होता है तो आर्टिकल 32 है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाया जा सकता है उसका पालन कराने के लिए। और आर्टिकल 206 है, 236 है, जिसमें कि हाईकोर्ट में डायरेक्ट जाया जा सकता है। ये कहां से लिए गए थे अधिकार? वो बिल ऑफ राइट्स, जो इंग्लैंड और अमेरिका, उसके वहां संविधान से लिए गए थे। और जो फ्रांस का जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू मैन एंड वुमेन डिक्लेरेशन था। आज जैसे कि आपको पता है कि इसमें इसके अलावा जो है
इसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी, और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 42nd अमेंडमेंट से की गई थी, जिसको मैं बाद में इसको कवर करूंगा। उससे पहले जो इस बार जो 4 परिवर्तन जो सरकार ने किए हैं जो उसमें मनाने के लिए, और उसमें 4 परिवर्तन क्या है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। कि पहला परिवर्तन इसमें ये बताया गया कि इस बार जो है वो 4 दिन के सेलिब्रेशन हो रहे हैं, जिसमें कि पहले 24, 25 से 26 जनवरी के होते हुए 3 दिन के सेलिब्रेशन, बट इस बार जो है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन 23 जनवरी को 1897 में हुआ था, तो इसलिए इस बार जो सेलिब्रेशन है भारत सरकार जो है इसको 4 दिन मना रही है, 23, 24, 25 और 26 जनवरी को। जहां तक बात है तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर हम बात करें तो ये इनका जन्म जो था वो 23 जनवरी 1897 में कटक एक शहर है उड़ीसा में, और जो कि अब आजकल उड़ीसा स्टेट में, पहले बंगाल प्रोविंस में था, वहां हुआ था। और इनकी जो पिताजी थे वो जानकीनाथ जी थे और माता जी जो थे वो थे। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने जो है नेताजी ने कटक में ली थी, पर उसके बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता चले गए थे, और जहां पर इनको जो नेताजी को वहां पर उनकी जो लीडरशिप जो है वहां पर उभर के आई, जब उन्होंने देखा कि जो उनके कॉलेज के अंदर है जो वहां के प्रोफेसर्स हैं जो भारतीय विद्यार्थियों के साथ में, स्टूडेंट के साथ में जो व्यवहार करते थे, वो व्यवहार से परेशान होकर के इनके अंदर जो इन्होंने जो है उसके अगेंस्ट में खड़ा होना तय किया, और खड़ा होना तय किया तो उसकी वजह से इनको वहां से कॉलेज से निकाल भी दिया गया था, और 1 साल के लिए सस्पेंड रहे थे। पर बाद में फिर 1 साल के बाद में 1916 में आकर के दोबारा एक दूसरे कॉलेज में एडमिशन हुआ था, जहां से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। फिर ये कैम्ब्रिज गए, कैम्ब्रिज में अपनी पढ़ाई की, और वहां पर भी इन्होंने जो है इंग्लैंड में भी पहले जो है ICS इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसको कि आजकल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS सर्विसेज बोलते हैं, उसमें 4था स्थान प्राप्त किया भारत का और अपना नाम किया था। लेकिन जो उनके अंदर जो देशभक्ति की जो भावना थी, जो उनको प्रेरणा मिली थी, वो जो स्वामी विवेकानंद थे और श्री रामकृष्ण परमहंस, उनके जब संगति में आए थे तो उनकी प्रेरणा से इनको लगा था कि भाई हमें कुछ देश के लिए कुछ करना चाहिए, और हमें उसके लिए चाहे हमें कुछ भी अपना खोना पड़े। और उस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान ही जो है सिविल सर्विसेज की जो थी उससे इंडियन सिविल सर्विसेज से त्याग पत्र दे दिया था और वापस भारत आ गए थे। भारत आने के बाद में नेताजी जो है कलकत्ता के मेयर बने, 1 साल मेयर रहे थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने 1938 और 1939 के बीच में, लेकिन क्योंकि उनकी गांधी जी से जो है इतना उनके साथ में विचारधारा नहीं रखती थी, उस वजह से इनको त्याग पत्र देना पड़ा था। फिर उन्होंने अपना नेशनल फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था और उसके ये फाउंडर प्रेसिडेंट रहे थे। और उसके बाद में जब इतना ज्यादा उनका हो गया था कि उनको घर में नजरबंद कर दिया गया था, और तब वो अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए जो है जर्मनी गए थे, फिर जापान गए थे, एंड वहां पे इन्होंने जो है जर्मनी में हिटलर से बात की थी, जापान में वहां के प्रधानमंत्री से बात की थी, और फाइनली जो है उन्होंने आजाद, इससे पहले इन्होंने 1941 में आजाद हिंद रेडियो बनाया था, जहां से 7 भाषाओं में प्रसारण होता था, ताकि लोगों को भारत में जो लोग बैठे हुए हैं और जो वहां पे देशों में जो लोग बैठे हुए हैं, भारतीय बैठे हुए हैं, उनकी आत्माओं को जगाया जा सके, और जो है आजादी की लड़ाई के अंदर जो आजादी की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसमें जो है सब लोगों का भागीदारी रही। और 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर से इन्होंने आजाद हिंद सरकार की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी, और वहीं से डिक्लेयर किया था जो है अपना आजादी का की वजह जो हम अपने को जो है आजाद डिक्लेयर करते हैं। वहीं पे इन्होंने जो है सबसे पहले जो है जब इन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी, तो आजाद हिंद फौज का जो है जो इंडियन नेशनल आर्मी भी जिसको कहते हैं, उसका जो नारा था, आज जो हम लोग जय हिंद कहते हैं, जो उसका जो नारा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ था। तो ये हमें बहुत गर्व की बात है कि हम लोग अब भी जो है जय हिंद की बात करते हैं और जय हिंद बोलते हैं, और जय हिंद बोलने में गर्व करते हैं।
फिर दूसरा, उसी समय पे इन्होंने आजाद हिंद बैंक की भी स्थापना की थी और अपना जो सिक्के और अपने सब कुछ जो है बना दिया था। जो इनके जो मेन नारे थे इनके दिए हुए, वो उसमें जब सब वो था जय हिंद, एक इन्होंने दिल्ली चलो दिया था जब ये बर्मा में फौज को लीड कर रहे थे। और जो उनका सबसे प्रसिद्ध नारा हुआ है, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी का ये कहना था कि बातचीत से कभी आजादी नहीं मिल सकती है, उसके लिए आपको अपना खून देना पड़ेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा, और जब आप खून देंगे तभी आप इस देश को आजाद किया जा सकता है। ये इनकी विचारधारा थी। और इनका जो जनगण मन जो आज हम लोग गा रहे हैं, रविन्द्रनाथ जी टैगोर ने लिखा था, वही जो है इनका सरकार का जो है राष्ट्रीय गीत था। इन्होंने जो एक जो है जब लेडीज का, औरतों का बड़ा सम्मान करते थे, और उनका भी इन्होंने पूरा भागीदारी का जो है कि भाई स्वतंत्रता के उसमें प्रोग्राम में इनकी भागीदारी रहे, तो उसमें इन्होंने झांसी रानी रेजिमेंट का गठन किया था, जिसमें जो उस समय की जो लेडीज थी, औरतें थी, महिलाएं थी, जो उसमें सैनिक के तौर पर आ सकती थी, डॉक्टर के तौर पर आ सकती थी, नर्सों के तौर पर आ सकती थी, और अन्य दूसरे कामों के तौर पर आ सकती थी। और डॉक्टर लक्ष्मी सहगल थी जो इस रेजिमेंट की जो है इंचार्ज थी। जो दूसरा जो चेंज किया गया है इस बार के प्रोग्राम के अंदर, दूसरा अमेंडमेंट जो चेंज किया वो है कि जो नेताजी की जो स्टेच्यू है, वो 28 फीट और ऊंची और 6 फीट चौड़ी जो है नेताजी की मूर्ति जो है, इस बार जो है जो इंडिया गेट पे एक कैनोपी है, जहाँ पे किंग जॉर्ज V जो है उसका पहले मूर्ति लगी हुई थी, और जो कि 1965 में हटाई गई थी। उस कैनोपी में, जिसको छतरी बोलते हैं, इंडिया गेट के पास, वहां पे इनकी जो है मूर्ति लगाई जाएगी। और अभी 23 तारीख को, 30 जनवरी को प्रधानमंत्री जो है मोदी जी ने वहां पे होलोग्राम, जो कि एक जो है क्या कहते हैं अपना लाइट से आपको शाम को दिखाई देती है, तो होलोग्राम वाली जो है स्टेच्यू वहां पे लगाई गई है। अगर हम शाम को जाएंगे तो वहां पे वो दिखाई देगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज इस बार की गई है वो है कि शिफ्टिंग ऑफ अमर जवान ज्योति। आपको पता होगा कि 1971 की लड़ाई के बाद में जो श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, तो 1972 में अमर जवान ज्योति जो है प्रज्वलित की गई थी इंडिया गेट में। और ये बेसिकली जो ब्रिटिश आर्मी में जो शहीद हुए थे हिंदुस्तानी सैनिक, उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि के लिए दी गई थी। और उसमें एक बड़ी जो अगर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि लखनऊ गद्दर की लड़ाई के बाद में वो ज्योति जलाई गई थी, मगर फिर भी वहां पे किसी भी जो आजाद हिंदुस्तान की फौज के जो है जो जवान जो शहीद हुए थे, उनके किसी का भी नाम नहीं था। तो ये रीजन था कि जो हम लोग जो है सर्विंग सोल्जर्स और एक्सर्विसमैन जो है वो अपना बनाना चाहते थे नेशनल वॉर मेमोरियल, जो कि 2019 में नेशनल वॉर मेमोरियल बनकर इंडिया गेट के पास ही जो है तैयार हुआ है। और वहां पर इस ज्योति को, अमर जवान ज्योति को वहां से शिफ्ट किया गया है, वहां से हटाया, मतलब वहां उसको बुझाया नहीं गया, उस ज्योति को प्रज्वलित करते हुए शिफ्ट किया गया। उसकी वीडियो जो है उसके लिए देखे भी जा सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसी खराब बात नहीं है। हमें लगता है कि जो है जो हम लोगों की डिमांड थी पिछली बार, तो आज खुद एक वेटरन हूँ, एक्स सर्विसमैन हूँ, और जो हम लोगों की इच्छा थी कि लोग एक भारत के जो स्वतंत्र भारत के जो जवान शहीद हुए हैं उनकी याद में कोई मेमोरियल बनना चाहिए, और वो मेमोरियल फाइनली बना है और वहां पर उस ज्योति को प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जब भी आपको समय मिले वहां पर जरूर जाएं, और वहां पे जो शहीद हुए हैं 1947 और उसके बाद में चाहे कारगिल युद्ध हो, चाहे कोई लड़ाई 71 और 62 और 65 है, और जो अभी जो इंसर्जेंसी वाले जो है, उन सब जितने भी जवान शहीद हुए हैं उनके वहां पे नाम है, उनको याद किया जा सकता है, उनकी फैमिलीज में जा सकती है, उनको याद कर सकती है, योगदान भी दे सकती है। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे मैं समझता हूँ अपनी तरफ से, जो मैं अपनी पर्सनल विचारधारा है, जो इस बार परिवर्तन किया जा रहा है, एक ब्रीथिंग द रिट्रीट एक प्रथा है जो कि अंग्रेजों के उसमें है, मगर लेकिन ये कोई नई बात नहीं है हम लोगों के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए कोई नई बात नहीं है। अगर आपको ध्यान होगा कि महाभारत में भी जब युद्ध शुरू होता था तो सुबह दिन के समय पर सूरज उगने से लेकर और सूरज के छिपने तक लड़ाई युद्ध किए जाते थे। तो जब सूरज उगता था उस समय पर शंखनाद किया जाता था, और जब सनसेट होने वाला होता था उस समय पर भी शंखनाद करते थे, नगाड़े बजाए जाते थे, ताकि जो युद्ध को रोक दिया जाए और जो भी जवान है जो युद्ध में योद्धा लड़ रहे हैं वो अपने अपने शिविर में वापस आ जाए।
और जो घायल लोग हैं उनको वहां से इकट्ठा करके उनका उपचार किया जाए और एक टेस्ट किया जाए ताकि नेक्स्ट डे के लिए फ्रेश एनर्जी के साथ में हो जाए। इसी चीज को मीटिंग बोलते हैं। तो ये जो मीटिंग रिट्रीट जो है ये 29 जनवरी को होती है, जो सारे फंक्शन करना हो जाते हैं। उस समय पे जो इंडियन आर्म फोर्सेज की जो तीनों सेनाओं के बैंड हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये बैंड जो है ये अपनी अपनी धुनें सुनाते हैं। तो इस बार जो किया कि पहले क्या होता था कि अबाउट विथ मी एक एंड्री असाद करके स्कॉटिश पोएट थे जिन्होंने ये लिखी थी। वो भी एक जो है एक भजन है और इसको गाया जाता था। बट तो हम जितने यहाँ खड़े हैं, मैं ही समझता कि किसी को इसके बारे में पता भी होगा कि अबाउट विथ मी नाम की कोई ट्यून जो है वो वीडियो रिट्रीट में गाई जाती है। मतलब मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से 99% लोगों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि हमें समझ में नहीं आती है। इससे कोई कनेक्ट नहीं है जो आम जनता है, जो पब्लिक है हिंदुस्तान की, भारत की जो जनता है। तो अब जो है जो श्रीमती लता मंगेशकर जी है, मतलब लता मंगेशकर जी जो है उनका गाया हुआ गाना ए मेरे वतन के लोगों, ये गाने को जो है इसकी ट्यून को बजाया जाएगा 29 जनवरी को और मीटिंग रिट्रीट में। और मुझे लगता है कि अब इसको जब सुनेंगे, ये जी करके एक थे जिन्होंने लिखा था और बहुत ही हार्ड टचिंग 1962 की लड़ाई में जब चीन के साथ लड़ाई हुई उसकी याद को करते हुए ये जो है स्टेडियम में लता मंगेशकर जी ने गाया था। और अगर मैं समझता हूँ कि अगर इसको सुनते हैं तो लोगों के आंसू आ जाते हैं। मतलब आपको याद आ जाती है कि भारत के सैनिक जब समय पर लड़ते हैं तो कितने अपनी जान की बाजी लगाते हुए उनको फिर उस समय पर सिर्फ दुश्मन नजर आता है और अपने देश की याद आती है कि हम अगर मरेंगे तभी इस देश के लोग आजादी से रहेंगे, तभी जो ईमानदारी से रहेंगे और तभी जो है सुख से रह सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो परिवर्तन किया गया है ये सुखद परिवर्तन है। वैसे तो इसमें उस समय के दुख की बात को याद दिलाई गई है। एक इनफैक्ट में एक डिस्कशन चल रहा था टीवी के ऊपर और उसमें 3 हमारे फौज के जो है अफसर थे जिनकी विचारधाराएं थी। इसमें से एक जनरल कटोच है जिनका कहना था कि बहुत ही अच्छी बात हुई और ऐसा होना चाहिए ताकि लोग जो है आम पब्लिक जो है वो इसके साथ जुड़े। एक वन ऑफ दी ऑफिसर से एक उनका कहना था कि ऐसा क्यों कर दिया, ये तो हमारी अंग्रेजों की प्रथा थी, ये नहीं होना चाहिए। तो तीसरे एक हमारे जनरल साहब है जिनको पर्सनली मैं जानता हूँ, उनका कहना था कि ये हमारी हार को जो हमारी जो उस टाइम पे डिफीट हुई थी 62 के साथ में तो के वॉर पे चाइना के साथ में, उसको याद दिलाता है और इससे जो है शायद नेगेटिव इफेक्ट पड़े। बट मैं नहीं समझता, मेरा अपना विचार ये है कि ये जो ट्यून है, ये जो सॉन्ग है, ये बेसिकली जो भारत की जनता है उसको मोटिवेट करने के लिए है। उनको ये रहे कि हमारे देश का जो जवान है, देश में जो भारत की सीमा पर जब लड़ता है तो अपनी जान की परवाह भी नहीं करता है और हमारा पूरा उनके साथ सहयोग होना चाहिए और उनको हमारी पूरी सपोर्ट होनी चाहिए, उनके परिवारों को पूरी सपोर्ट होनी चाहिए और हमारी पूरी सपोर्ट होगी तो वो निडरता के साथ में अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए अपना खून देने को तैयार रहेगा, अपनी जान देने को तैयार रहेगा। तो ये मेरी अपनी सोच है और जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। इसके साथ ही जो है मैं सबसे ये क्या कहते हैं अपना रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग एक बार मेरे साथ 3 बार भारत माता की जय और जय हिंद बोले। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू, धन्यवाद।